पहाड़ों में 5 गरीब गर्भवती बहुओं का ढाबा। हाँ, बस अब तो पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर और चलना है। और फिर जैसे तैसे तीनों गर्भवती बहुएं ढाबे पर पहुंच जाती हैं और पांचों खाना बनाकर देती हैं। माही एक कस्टमर को खाना देने जाती है कि कांपते हाथों की वजह से एक ग्राहक का खाना गिर जाता है। अरे तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? खाना वेस्ट कर दिया, अब हम इसके पैसे भी नहीं भरेंगे। जाओ दोबारा खाना लेकर आओ। वैसे ही ठंड में बाहर बैठे हैं, भूख लगे जा रही है। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। माही वो खाना उठाकर दूसरा खाना लेकर आती है और कस्टमर को परोसती है। साथ ही विदेशी लोग पांचों गर्भवती बहुएं पहाड़ी जंगलों के बीच अपने 8वें महीने में छोटी छोटी लकड़ियां चुन रही थी, वो भी बेहद कड़कड़ाती ठंड में। और उनके पीठ पर जो टोकरी लगी थी उसमें चुन चुन कर लकड़ियां डाल रही थी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल है ना। वो तो है, लेकिन ये लकड़ियाँ ओस से भीग चुकी हैं, मुझे नहीं लगता ये जलने वाली हैं। यही तो मुश्किल है यहाँ पहाड़ों में रहना, इतना आसान नहीं है। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब आग जलाने के लिए भी लकड़ियों को सुखाना पड़ेगा, तब जाकर खाना बन पाएगा। अरे जरा संभल के, कहीं पीछे पत्थर से टकराकर तुम लोग गिर जाओ। और माही, तेरे पीछे बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां हैं, उठा ले उन्हें। जी दीदी। पांचों बहू ठंड में अपने पहाड़ी घर से नीचे उतरकर लकड़ियां चुनने आई थीं, जिन्हें लेकर अब वो पांचों बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़कर अपने घर पहुंचती हैं। ठंड तो लग रही है, साथ में मेरी कमर दुख रही है, मुझे भूख भी लगी है। जब मैं तुम पांचों को काम करने से मना करती हूँ तो तुम पांचों बहू मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं अकेले काम कर सकती हूँ, लकड़ी भी ला सकती हूँ, पानी भी ला सकती हूँ, सब्जी भी ला सकती हूँ, समझी तुम? माँ जी, बाहर समतल जगह नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, और इस उम्र में आप ऊपर नीचे करने लगेंगी तो आपकी कमर में लचक आ जाएगी और फिर तबीयत भी तो खराब हो सकती है। बाहर इतनी ठंड में हम पांचों छोटा मोटा काम तो कर ही लेती हैं। कौन सा हमें इंडिया से बाहर जाना पड़ता है लकड़ियां लेने? अच्छा ठीक है, लाओ मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चों ने पैसे भिजवा दिए होंगे ना। अब तुम लोगों का टाइम आ गया है कि तुम गोंद के लड्डू खाना शुरू कर दो, और वैसे भी ठंड है, फायदा करेगा तुम्हें भी और बच्चे को भी। आज मैं मेवे, मावा, शक्कर, घी सब ले आऊंगी, 1-1,500 रुपए दे देना। माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, उन्होंने इस बार बहुत कम पैसे भेजे थे, जो 1 महीने तक भी चल नहीं पाए, 10 दिन में ही खत्म हो गए, क्योंकि शहर में उन्हें 20 दिन बाद काम मिला था, तो 10 दिन के पैसे ही भेजे थे। अगले महीने ही पूरे पैसे देंगे, लेकिन तब तक हम लोग क्या करेंगे? खाना भी नहीं छोड़ सकते, हम पांचों के बच्चों का सवाल है। क्या ऐसी बात हो गई? और तुम पांचों ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, और उन मूर्खों ने भी मुझे फोन पर नहीं बताया। कोई बात नहीं माँ जी। कोई बात कैसे नहीं? घर का खर्च चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा। मैं आज ही कोई काम ढूंढूंगी। नहीं माँ जी, हम आपको इस उम्र में कोई काम नहीं करने दे सकते, उसके लिए हम हैं ना। नहीं, तुम पांचों इतनी ठंड में गर्भवती होकर काम नहीं करोगी। एक बार माँ जी हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने सोचा है कि हम एक ढाबा खोल लेते हैं जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं होगा, और हम पास में ढाबा खोलकर अपना घर का खर्च उठा सकते हैं। आपको तो पता है यहाँ टूरिज्म वाले कितने लोग हैं जो पहाड़ों पर घूमने आते हैं। अपने खाने पीने की दिक्कत होगी तो खाना तो खाने आएंगे ही। हाँ माँ जी, कुछ लोगों के लिए अमीर रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए हम कम दाम पर ढाबे का खाना रख सकते हैं, जिससे वो हमारे पास खाना खाने आएंगे। अब आप मान जाइए और आप भी हमारे साथ वहाँ रहना, ताकि हमारा ख्याल रखो। हाँ माँ जी, और हमने कुछ महीने पहले सब्जियां भी तो उगाई थी, तो ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर कल से मेरी पांचों गर्भवती बहुओं का पहाड़ों पर ढाबा शुरू। उस दिन सास बहू ढाबा खोलने का सारा सामान जुटा लेती हैं और क्या क्या बनेगा ये भी डिसाइड कर लेती हैं। अगले दिन वो अपने घर के पास एक ऐसी जगह ढूंढती हैं जहां का दृश्य भी बहुत अच्छा था, और ढाबा बनाकर तैयार कर लेती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती हैं, जहां वो लकड़ियां पहले ही सुखा कर रख लेती हैं और कोयले का भी इस्तेमाल करती हैं। तभी कुछ लोग आ जाते हैं। अरे, लगता है ये कोई नया ढाबा है, थोड़ा सस्ता सा लग रहा है दिखने में, लेकिन यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। दूर से नदी और पहाड़ दिख रहे हैं और साथ में बर्फ भी। तो चलिए ना, हम यही खाना खा लेते हैं। सुनिए बहन जी, खाने में क्या है? जी, तो आपको नाश्ते में गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाएंगे, और खाने में कढ़ी पकौड़ा, चावल, दाल मखनी, मटर की सब्जी, आलू मटर, पालक पनीर और रोटी पराठा मिल जाएगा। मेन्यू में खाना कम है, पर आप पहले चाय पकौड़े ले आइए, उसके बाद आप 2 थाली लगा देना, जिसमें 2-3 सब्जियों और पराठे रख देना। जी ठीक है। अर्पिता, सोनाक्षी खाना गर्म करो, और सोनम तुम पराठे बनाओ। पांचों गर्भवती बहू ढाबे पर काम करती हैं और एक एक करके खाना देने आती हैं। कभी चाय पकौड़े, कभी कुछ, तो ये देख ग्राहक हैरान हो जाते हैं
और भी लोग आकर पांचों गर्भवती बहू का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आप पांचों के हाथ का बना खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। पहाड़ों में इतना अच्छा खाना मिल रहा है, वो भी इतने सस्ते दाम पर। शायद ऐसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और गर्भवती के समय इतनी ठंड में आप काम कर रहे हैं, ये सब देख मेरे पास शब्द नहीं बचे। जी शुक्रिया। दूर खड़ी अंजना अपनी पांचों बहुओं की बला लेती है। मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मुझे बहुत गर्व है कि इतना सब होने पर भी वो ठंड में ऐसे काम कर रही हैं, वरना आजकल की बहुएं अपने बिस्तर से भी नहीं उठती हैं। पांचों गर्भवती बहू के ढाबे को एक हफ्ता बीत जाता है, जहां वो बहुत मेहनत से ठंड में काम कर रही होती हैं। लोगों के झूठे बर्तन ठंडे पानी में साफ कर रही होती हैं। इतना ही नहीं, सब्जी वगैरह लेने के लिए भी उन्हें कभी कभी खुद पहाड़ों से उतरना चढ़ना पड़ता था। बहुओं, तुम पांचों का ऐसे समय में ज्यादा उतार चढ़ाव करना सही नहीं है, इसलिए मैंने एक लड़के से बात कर ली है। वो सब्जियां लेकर आता है, अब से वो यहीं ढाबे पर दे जाया करेगा कुछ पैसों में। ठीक है माँ जी। लेकिन 2 हफ्ते में ही वो सब्जी वाला लड़का पैसे बढ़ा देता है। अरे मैडम, अब से 100 रुपए ज्यादा देने होंगे आपको। ठंड बढ़ती जा रही है और पहाड़ों पर ज्यादा उतरना चढ़ना पड़ता है, मेरी साइकिल भी खराब हो जाती है। तो भैया, आपका काम है, अब इस वजह से आप हमसे ज्यादा पैसे मांगोगे क्या? हाँ, महंगाई का जमाना है, पहाड़ों पर ऐसे ही होता है। तो रहने दो भैया, अब से मत आना, हम खुद जाकर ले लेंगे जैसे पहले खुद लाते थे। वो तो हमारी माँ जी ने हमारे गर्भवती होने की वजह से हमें ज्यादा आने जाने से मना किया था, लेकिन जब भगवान जी हमारे साथ है तो हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़का चला जाता है और फिर 3 लोगों को सब्जी लेने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना पड़ता है। जल्दी जल्दी करो, हमें खाना भी बनाना है, कहीं ग्राहक आना शुरू हो जाए। अब तो और हाथ जम रहे हैं। हाँ दीदी, आराम आराम से, हमें हमारे बच्चों का भी ख्याल रखना है। हाँ, बस अब तो पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर और चलना है। और फिर जैसे तैसे तीनों गर्भवती बहुएं ढाबे पर पहुंच जाती हैं और पांचों खाना बनाकर देती हैं। माही एक कस्टमर को खाना देने जाती है कि कांपते हाथों की वजह से एक ग्राहक का खाना गिर जाता है। अरे तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? खाना वेस्ट कर दिया, अब हम इसके पैसे भी नहीं भरेंगे। जाओ दोबारा खाना लेकर आओ, वैसे ही ठंड में बाहर बैठे हैं, भूख लगे जा रही है। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। माही वो खाना उठाकर दूसरा खाना लेकर आती है और कस्टमर को परोसती है। साथ ही विदेशी लोग भी उनके सस्ते खाने को बहुत पसंद करते हैं, जिससे 5 बहू का ढाबा इस महीने में फेमस हो जाता है। ऐसे ही पांचों गरीब बहुएं स्ट्रगल करती रहती हैं। अब उनका 9वां महीना चल रहा था, जिस कारण उनका ढाबा 5 दिन बंद रहता है। जहां ढाबा बंद होने की वजह से बहुत सारे ग्राहक लौट जाते हैं, तो कुछ जानने वाले ग्राहक उनके बारे में पूछते हैं। हाय, मेरे 5 पोता पोती बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे। माँ जी, अब हमें 5 दिन हो गए हैं, अब हमें ढाबे पर जाना चाहिए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कितने ग्राहक वापस लौट रहे होंगे जो यहाँ 10-15 दिन के लिए रुकने आए थे। हाँ दीदी, मुझे हमारी पड़ोसन भी बता कर गई थी कि हमारे ढाबे पर बहुत लोग आए थे। नहीं, तुम्हारे जापे का शरीर है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अब अपने बच्चों का ख्याल करो। माँ जी, हमें अपना, आपका और हमारे बच्चों का बहुत ख्याल है, लेकिन जो 2-4 पैसे आ रहे हैं, आपको तो पता है यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पर वैसे भी 6 महीने रोजगार चलता है और बाद में बंद रहता है। अगर यहाँ पर हमारा रोजगार चल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? आप भी आ जाइए ना वहाँ पर, और हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, उन्हें कंबल स्वेटर सब में दबका कर रखेंगे। ठीक है। पांचों बहू अपने बच्चों को अच्छे से शॉल में लपेटकर उनके पास आंच जला देती हैं, जिससे बच्चों को सर्दी न लगे, और फिर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ढाबा खुलता है, उनके पुराने ग्राहक उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे आपने ढाबा बंद क्यों कर दिया था? हम कितना परेशान हो रहे थे, हमें आपके जैसा खाना कहीं नहीं मिला और ना ही किसी का अच्छा लगा। वाह, आपका खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है, हमने बहुत मिस किया आपके खाने को। जी थैंक यू। वो हम 5 के अभी बच्चा हुआ है ना, इसलिए हमने बंद किया था, पर आप चिंता मत कीजिए, अब आपके खाने में कोई कमी नहीं होगी और हम ऐसे ही अपना स्वादिष्ट खाना खिलाते रहेंगे। क्या सच में? अरे हाँ, आप 5 गर्भवती थी ना, हम भूल कैसे गए। सच में मानना पड़ेगा, पहाड़ पर आप 5 ने इतने ठंडे मौसम में भी गर्भवती होकर ढाबे पर जो सस्ता खाना बनाकर खिलाया है ना, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सैल्यूट है आप लोगों को। जी ये तो है। अरे बहू, ऐसा भी क्या हो गया जो तू गोभी के फूल के जैसे मुंह सुजाकर घर छोड़कर जाने की बात कर रही है? हाँ बहू, बता ना, ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई जो तूने मायके जाने की ठान ली? तेरे बगैर हम सबका दिल कैसे लगेगा? रुक जा बहू। मस्का तो सब ऐसे लगा रहे हैं जैसे कितने दूध के धुले हुए हों। आज मैं इन लोगों की दाल गलने नहीं देने वाली हूँ। माँ जी,
मैं किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। सब लोग मिलकर घर की बहू को जाने से रोकते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। आखिर पाखी अपने ससुराल वालों से किस बात को लेकर खफा है, यहाँ चल क्या रहा है और ये सारा माजरा क्या है, ये जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी पाखी ससुराल के दरवाजे पर खड़ी और सास चंद्रमुखी गृह प्रवेश करवा रही हैं। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। तभी ननद पूजा चुटकी लेते हुए बोलती है, मेरी प्यारी प्यारी पाखी भाभी, आज जितना खुश होना है, जितना आराम फरमाना है, जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि कल से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या मतलब ननद जी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं मेरी प्यारी देवरानी, हमारी ननद मजाकिया मिजाज की हैं। वैसे सभी को शादी की थकावट हो गई, चलो चलकर आराम कर लेते हैं। पाखी ठंडी सांस भरती है, सब लोग अपना अपना बिस्तर पकड़ लेते हैं। अगले दिन पाखी जल्दी सुबह साफ सफाई करके नहा धोकर पूजा करके रसोई में आती है। वह देखती है कि किचन के कोने में काफी मात्रा में कट्टों में चावल ही चावल भरकर रखा था। कमाल है, जिस कोने में देखो चावल ही चावल पड़े। रसोई कम और चावल की फैक्ट्री ज्यादा लग रही है। लगता है मेरे ससुराल वाले चावल के चटोरे हैं। तभी हाथों में काफी सारा राजमा चावल लेके सास जेठानी रसोई के अंदर दाखिल होती हैं। क्या बात है देवरानी जी, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी सुंदर है और ये रंग भी तुम पर खूब खिल रहा है। थैंक यू रेखा भाभी। माँ जी, मैं भी आपसे ही पूछने आ रही थी, नाश्ते में क्या बनेगा। मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए पूरी छोले मटर पनीर बनाने को, क्योंकि आज पहली रसोई है। नहीं नहीं बहू, हमारे घर में ये सारे आइटम कोई नहीं खाता। तुम ऐसा करो, अपने हाथों से बढ़िया सा राजमा चावल बनाकर खिला दो, और राजमा थोड़ा तीखा मिर्च वाला और चटपटा बनाना। पर सासू माँ, मेरी पहली रसोई के मुताबिक राजमा चावल तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अच्छा तो ऐसा करना, साथ में बूंदी वाला रायता और बढ़ा लेना, ठीक है। अब जी माँ जी। पाखी लगभग 1-2 घंटे में गर्मा गर्म राजमा चावल और बूंदी का रायता बनाकर खाने की मेज पर परोसती है। तभी पति नितिन बोलता है, आखिरकार हमारा मन पसंदीदा राजमा चावल आ गया। सबर का फल मीठा होता है बेटा। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत जल्दी से परोस दे, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पाखी सबकी प्लेट में राजमा चावल परोसती है तो पूजा गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बोलती है, भाभी ये क्या जरा से राजमा चावल दिए, ये तो वही हो गया जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। राजमा चावल मेरे फेवरेट है, मैं भरकर खाती हूँ। अच्छा तो और ले लो, अब खुश। फिर जैसे ही ससुराल वाले खाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकते। हे भगवान, कैसे बुक्कड़ों के जैसे सबके सब पेट को भरे जा रहे हैं, जैसे कितने जन्मों के बाद इन सबको राजमा चावल खाने को मिला है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह अगले दिन फिर से बाकी के पूछने पर दोबारा सब राजमा चावल खाने का ऑर्डर फरमा देते हैं। बहू, इसमें पूछने की क्या बात है, हमारे घर में दिन और रात दोनों टाइम में राजमा चावल ही बनता है, क्योंकि हम राजमा चावल के शौकीन हैं। ये सुनकर पाखी का माथा चकरा जाता है। वह गुस्से में उबलती हुई किचन में आकर तैयारी शुरू कर देती है और गुस्से में ग्रेवी बनाने के लिए सब्जी काटती है। हे भगवान, भला रोज रोज दिन रात राजमा चावल कोई कैसे खा सकता है? ये बोर नहीं होते हैं क्या? ऐसे ही वक्त गुजरता है। दिन रात राजमा चावल बनाना पाखी को सजा सा लगने लगता है। वो रोते हुए बड़े बेमन से खाती है। हे भगवान, ये रोजाना राजमा चावल खाकर मैं तो स्वर्ग से धार जाऊंगी। कितने दिन हो गए मुझे अपनी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी और पराठे खाए। बाहर में जाए सब, कल वही बनाऊंगी और सबको खाना भी पड़ेगा, लेकिन अभी ये राजमा चावल कैसे खाऊं? देखती हूँ फ्रिज में कोई अचार पड़ा होगा तो ऐसे तो हलक से उतरने से रहा। पाखी ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन एक अचार की बरनी भी नहीं है। इन लोगों का बस चले तो घर में राजमा चावल की फैक्ट्री खुलवा दें। गुस्से में पाखी बिना खाना खाए भूखे सो जाती है, जबकि ससुराल वाले फुल पेट राजमा चावल ठूस कर गहरी नींद में सोए पड़े थे। अगले दिन खाने की मेज पर पाखी सास के आगे अपनी बात पेश करती है। सासू माँ, मैं क्या कह रही हूँ, रोज रोज तो हम राजमा चावल खाते हैं, क्यों ना कुछ अलग बनाएं आज, जैसे कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर शाही पनीर, मटर पनीर या सोयाबीन चाप की सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। ससुराल के किसी भी सदस्य को पाखी की बात नहीं सूझती, क्योंकि सबकी चटोरी जुबान पर तो बस दिन रात राजमा चावल का फितूर चढ़ा था। सास ने मुंह सुजाकर कहा, देख बहू, हम सब राजमा चावल ही खाते हैं, यही हमारी खुराक है। बेहतर होगा तू भी राजमा चावल की आदत डाल ले। वैसे भी चावल खाने से इंसान के शरीर में चर्बी नहीं बनती और राजमा में भरपूर प्रोटीन फाइबर होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अपनी सास की हिदायतें सुनकर पाखी गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है।
इन सब के सब लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करूं और अपनी मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकती। कुछ भी हो जाए, कितने वक्त से मैंने मेरी फेवरेट मटर पनीर शाही पनीर खाना तो दूर देखा भी नहीं। कल तो घर में मटर पनीर ही बनेगा, फिर देखती हूँ कैसे नहीं खाते। अगले दिन पाखी बाजार से मटर पनीर ले आई और सबके लिए बदल कर खाना बनाकर खुशी के दिल से सबको मटर पनीर की सब्जी और पराठे परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वाले खफा हो जाते हैं और गुस्से के मिजाज से ससुर कहते हैं, अरे ये किस किस्म का खाना बनाया है बहू, तुझको पता है ना हम राजमा चावल खाते हैं, वरना हमारा पेट नहीं भरता है। पर पापा जी रोज तो राजमा चावल खाते हैं, एक बार आप लोग पनीर भी ट्राई कीजिए, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। भाभी रहने दीजिए, मैंने रेस्टोरेंट से सबके लिए राजमा चावल ऑर्डर कर दिया है, हम वही खा लेंगे। मैंने सबके लिए कितनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, ये लोग मुझे ऐसे भाव नहीं देंगे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, मुझे भी टेढ़ा तरीका आजमाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह उठकर पाखी अपना सामान पैक कर मायके जाने का मन बना लेती, जिसको सुनकर चुटकी लेने वाली सास ननद जेठानी तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। पूरा परिवार रूठी हुई बहू को मनाता है। कहानी में आखिर आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए चलते हैं लास्ट एपिसोड में। बस बहुत देख लिया मैंने इन लोगों का ड्रामा, अब बहुत हो गया। इन लोगों ने समझ के क्या रखा है मुझको, आखिर मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज के आज अपने मायके चली जाऊंगी, बाकी सारे भाड़ में जाएं। बाकी काफी ज्यादा गुस्से के मिजाज में सामान पैकिंग कर रही थी। वहीं चुगलखोर ननद पूजा, जो कमरे के बाहर कान लगाए हुए सुनकर दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ओ माँ, गजब हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे नौटंकी क्यों मचा रही है, साफ साफ बता हुआ क्या? ऐसा भी कौन सा आसमान टूट पड़ा है आखिर? माँ, पाकी भाभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर छोड़कर जा रही हैं। ये सुनकर सास चंद्रमुखी की तो जैसे सांस अटक जाती है। क्या कहा तूने? बहू जा रही है? चल चल जल्दी चल। बहू के घर छोड़कर जाने की बात सुबह सुबह पूरे ससुराल में ब्रेकिंग न्यूज बनकर तबाही मचा देती है। सब लोग पाखी को रोकने लग जाते हैं। बहू तू अपने मायके मत जा, जैसा तू चाहेगी हम वैसे करेंगे, बता। पक्का माँ जी, तो फिर सबसे पहले ये दिन रात राजमा चावल खाना बंद करना और हरी सब्जी भी खानी होगी, मंजूर है? हाँ, हम सबको मंजूर है। आखिर में बहू का रचा नाटक काम कर जाता है और दिन रात राजमा चावल खाने के शौकिया ससुराल वाले हरी सब्जी, दाल, चपाती सब कुछ खाने लगते हैं। देख ले बहू, अब तो हम भी तेरी पसंद की सब्जियां और दालें खाने लगे हैं। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारे चैनल की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद है हमें ये भी बताइए, और साथ ही आप किस एज में हमारी ये कहानी देख रहे हैं हमारे साथ साझा करें।